के लिए गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों तथा अभिभावक को प्रोत्साहन एवं संबल प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। समुदाय आधारित पुनर्वास के सिद्धांतों का पालन करते हुए तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक सेवाओं का विस्तार करते हुए मौजूदा चिकित्सा, शिक्षा एवं रोजगार से संबंधित सेवाओं के साथ संबंध स्थापित करना, समाज में रोजगार, पुनर्वास, गतिशीलता, संचार, मनोरंजन एवं प्रवासन के अवसरों की वृद्धि के लिए शिक्षा एवं कौशल विकास की सेवाएं देने के लिए सीआरसी लखनऊ निरंतर प्रयासरत है। हमारा प्रयास है कि हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, जिसमें चलन दिव्यांगता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रमस्तकीय पक्षाघात, कुष्ठ रोग से मुक्त, बौनापन, तेजाब हमला पीड़ित, अंधता, अल्पदृष्टि, बधिर, ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति, वाच एवं भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, स्वालीनता, अधिगम दिव्यांगता, मानसिक रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, थैलीसीमिया, हिमोफीलिया, सिकल कोशिका रोग तथा बहुदिव्यांगता जैसी दिव्यांगताओं के लिए निरंतर सेवाओं को प्रदान करने में हम लगे हुए हैं। सेवाओं के क्रम में सीआरसी लखनऊ केंद्र आधारित सेवाएं, शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक सेवाएं, भौतिक चिकित्सा, व्यवसायिक चिकित्सा, वाक एवं भाषा चिकित्सा, विशेष शिक्षा, वैक्स स्वावलंबी जीवन, कृत्रिम अंग निर्माण, निरामया कार्ड पंजीकरण, सामाजिक कार्य सेवा, कौशल विकास कार्यक्रम, अभिभावक सहोदर प्रशिक्षण कार्यक्रम, समुदाय आधारित पुनर्वास, बहिर्गमन एवं विस्तारित सेवाएं, मानव संसाधन विकास, शोध एवं विकास, सहायक उपकरण वितरण, क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र एवं स्वावलंबन कार्ड यूडीआईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन का कार्य निरंतरता से कर रहा है। इसी कड़ी को देख करके और सभी विशेषज्ञों के मध्य वैशिष्टताओं की युक्त भावों को आधारित कर वैशिष्टता के स्थापन हेतु तथा निरंतर दिव्यांगजनों के कुशलतम भावों को स्थापित करके अंतिम पायदान पर बैठे हुए हमारे दिव्यांगजन तक सेवाओं को पहुंचाने हेतु सीआरसी लखनऊ निरंतर प्रयासरत है। आज सुअवसर है कि हम आज के इस अति महत्वपूर्ण विषय पर आज के हमारे मुख्य रिसोर्स पर्सन आदरणीय राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ को सुनेंगे। आज के कार्यक्रम में पैट्रॉन्स के रूप में हमें अपना आत्मीय आशीर्वाद प्रदान कर रही है आदरणीय मीना कुमारी शर्मा मैम, निदेशिका पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली, तथा हमें अपना आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। कार्यक्रम की समयावधि और समयावधि के भाव को देखते हुए मैं एक बार जानना चाहूंगा कि हमारे बीच श्री राजीव रंजन सर जुड़ चुके हैं। राजीव सर, क्या मेरी आवाज अब तक आ रही है? सर नमस्कार, मैं जुड़ चुका हूं सर, थैंक यू वेरी मच। आज के इस बौद्धिक आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ का मैं संपूर्ण सीआरसी लखनऊ परिवार की तरफ से इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं, तथा आज के विषय हियरिंग असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड इट्स एडवांसमेंट, इस पर अपनी विशेषज्ञता रखने हेतु आपको सादर आमंत्रित करता हूं। आप सादर आमंत्रित है सर, आप आए और आज के इस वैशिष्टतम विषय को लेकर हम सभी के बीच में अपना ज्ञानार्जन प्रस्तुत करें। आदरणीय राजीव रंजन सर। गुड मॉर्निंग to all the participants who have joined this online lecture webinar on hearing assessment, intervention. Good morning, sir. And management. I will be talking about hearing assessment, its intervention, and recent updates in hearing assessment. So let's start with, हम आज उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको हम hearing assessment and intervention रिलेटेड बात करेंगे, आपको आपके सिलेबस के हिसाब से, आप सिखाने के हिसाब से आपको ये फायदा मिलेगी। तो जो आज हम कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, असेसमेंट
and then we will go to intervention, and then the recent updates in hearing assessment and all. Okay, let's start with what is the main purpose of hearing evaluation. Hearing evaluation का जो मेन मुद्दा होता है क्या होता है? सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या है कि हमें पहचानना होता है कि हियरिंग प्रॉब्लम का नेचर और एक्सटेंट क्या है, और इसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। पहले कि मेडिकल रिक्वायरमेंट तो कुछ नहीं है, ठीक है, उसको ये जो प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। एंड सबसे उसके बाद जो है कि जो पेशेंट है वो हमारे पास क्यों आया है, आज उसको क्या चाहिए हमसे, ठीक है। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से शुरू करें और क्यों पेशेंट हमारे पास आया है, ठीक है। और ये शुरू करने के लिए हमें 2 रिसोर्सेज की जरूरत होती है, 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। वो तो होता है कि आपका रेफरल सोर्स क्या है, और दूसरा केस हिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे असेसमेंट के लिए। तो जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन लेना होता है वो कैसे शुरू करें, ठीक है। सबसे पहले आप उसमें जो है रेफरल सोर्स इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ये पेशेंट कहाँ का है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल बेस्ड है, या हमारे मित्र, हमारे अदर एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, या टीचर्स, या स्पेशल एजुकेटर्स, किन्होंने भेजा है, और उसके पीछे का रीजन क्या है। या तो पेरेंट्स खुद चल के आए हैं, पेरेंट्स एक दूसरे के साथ बात करते हुए आए, क्या रीजन रहा है, तो वो एक मायने रखता है। मान लीजिए मेडिकल कॉलेज से है, हॉस्पिटल से है, तो हो सकता है हमारे ओपिनियन या अलग असेसमेंट रिपोर्ट के लिए आए हों। बट वो कभी कभी क्या होता है, खुद से आने से उनको कभी कभी इंफॉर्मेशन लेना होता है, या जिनको मालूम नहीं होता है वो हमारे पास भेजते हैं कि जाओ जाके देख लो क्या है नहीं है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि सोर्स ऑफ रेफरल क्या है, और वहां से हमें कभी कभी उनको भी कॉल करना होता है, उनसे कम्युनिकेट करना होता है कि क्या है आपका पर्पस, हम खाली असेसमेंट करके छोड़ दें, या इसका रिपोर्ट आपको दे दें, या इसके आगे का इंटरवेंशन हम करेंगे, या असेसमेंट करके आपको हमको रिपोर्ट देना है, या आप इंटरवेंशन करेंगे। तो ये जरूरी हो जाता है कि क्यों और किसके लिए आपके पास क्लाइंट्स आए हैं। फिर दूसरा है केस हिस्ट्री। जब हमें ये मालूम हो जाता है कि हाँ ये तथ्य है और यहाँ से रेफरल है, तो केस हिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है, वो देखिए हमारे लिए एक वो किताब होता है, गाइड होता है कि हमें किस तरह से हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं उसमें। एग्जाम्पल, जो मान लीजिए केस हिस्ट्री में हमें ये मालूम होता है कि अरे इसका कान में पानी आता है, कान दुखता है, कान में बहुत बड़ा मैल जमा है, वैक्स जमा है। तो ये सारे ना हमें आगे के टेस्टिंग जो करने हैं, मान लीजिए हियरिंग टेस्ट में ऑटो एकॉस्टिक इमिशन है, प्योटोन ऑडोमेट्री है, फ्री फील्ड है, बेरा है, इम्पीडेंस ऑडोमेट्री है, टिम्पैनोमेट्री है। तो उसमें हमें मालूम हो जाता है कि हमें कौन से टेस्ट करने हैं कि नहीं करने हैं। तो मान लीजिए कान से पानी आता है, हिस्ट्री में ही हमें मालूम हो गया, तो ऑफ कोर्स जब एक्टिव डिस्चार्ज है तो हम टिम्पैनोमेट्री ओए ही नहीं करेंगे। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हम इसको प्योटोनॉडियोग्राम, जो कि ऑरल लेवल पे है, अंदर कान के बाहर से हम टेस्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, अनलेस अनटिल वो सूख गया, ठीक है। फिर हमें ये भी मालूम होता है केस हिस्ट्री से कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट को इनको इसके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसमें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन है उससे, कि मान लीजिए हिस्ट्री लेते समय मालूम हुआ प्रीनेटल हिस्ट्री में इनको कुछ बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ था, हाई फीवर हुआ था, कुछ इनटेक ऑफ मेडिसिन हुआ था, तो ये सारे एक मालूम हो जाता है। या कुछ टेस्ट हुआ था, मान लीजिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, उस पे मालूम हो गया था कि देयर इज ए प्रॉब्लम विद द इन्फेंट और टू द वूम। तो ये सारे हमें एक मैं तो पूरा नहीं बोलूंगा कि कंफर्म, बट टेंटेटिव फैक्टर्स जो है वो लीडिंग काउज के रूप में मालूम होता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। और सबसे बड़ी इसमें है जो केस हिस्ट्री में है, दूसरा
एक तो है कि ऑब्जर्वेशन करना होता है हमें, पेशेंट को देख लिया, पेशेंट को देखते के साथ ही हम लोग उनको पेरेंट्स जो आते हैं, पेरेंट्स से या तो आप 1 to 1 बात कर लीजिए, उसको इंटरव्यूइंग मेथड बोलते हैं, और या तो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो बच्चे के साथ एक्टिविटी करके आप देख सकते हैं कि हाँ बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। और सिमिलरली इसमें हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो अगेन हमें ये देखना है कि प्रीलिंगुअल है कि पोस्टलिंगुअल है। ऑफ कोर्स बच्चे के केस में दैट इज प्रीलिंगुअल, भाषा विकास के पहले का दोष है। और जो मान लो एडल्ट आते हैं, जीडियाट्रिक आते हैं, बूढ़े लोग आते हैं, उनको हमें ये मालूम करना होता है कि ये पोस्टलिंगुअल है, तो इनका लैंग्वेज तो बैरियर नहीं हुआ है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन तो अफेक्ट नहीं हुआ है, तो ये सारे हमें देखने होते हैं। यदि हमें लगता है कि लैंग्वेज डिफिसिट है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, स्पीच का प्रॉब्लम है, वॉइस अफेक्टेड है, तो हम यहीं से हमें ये मालूम हो जाएगा कि हम आगे जाके स्पीच एंड लैंग्वेज या कम्युनिकेशन के लिए हम आगे कौन सा टेस्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है ये जानना, केस हिस्ट्री लेना। और जहां तक कोई भी हो हमारे बीच, जितने भी स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल जुड़े हैं, एक बात बोलना चाहूंगा, जब भी कोई क्लाइंट, बच्चा या केस जो भी रूप आप ले ले हमारे पास आता है, तो असेसमेंट के पहले ये बहुत बढ़िया प्रारूप है। बिना के डिटेल केस हिस्ट्री के हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिना केस हिस्ट्री के आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए टेस्ट कर लिए, टेस्ट करने के बाद मालूम होता है कि आ, हमारा मान लो इंस्ट्रूमेंट खराब है एग्जाम्पल, और हमने कुछ अलग डायग्नोस कर दिया, बट जैसे ही डायग्नोस किया उसके बाद बोलता, मैंने पेशेंट को समझाना शुरू किया आपको ये दिक्कत है, पेशेंट बोलता अरे सर मेरे कान से तो पानी आता है, मेरा डॉक्टर बोला था कान का पर्दा फटाओ ले, और मैं इसको कुछ और डायग्नोस कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मिसमैच होता है, और कहीं ना कहीं जो पेशेंट, केयर गिवर और पेरेंट और प्रोफेशनल जो एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, वो नहीं बन पाता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, अब हमारा केस हिस्ट्री मान लीजिए खत्म हो, केस हिस्ट्री डिटेल लेने के बाद जो हमारा हियरिंग इवेल्युएशन है, हियरिंग असेसमेंट का जो पहला है वो होता है ओटोस्कोपी। ओटोस्कोपी इज नथिंग बट एक डिवाइस होता है जिससे हम जो बाहर के कैनाल होते हैं, पिन्ना से लेके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जो कैनाल जाती है उसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि कान का पर्दा भी बोला जाता है, उसको हम इवेल्युएट करते हैं, उससे उससे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम तीनों देख लेते हैं, आउटर ईयर जो कि पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, एज वेल एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये तीन चीज हम इससे देखते हैं। ठीक है, और ये सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट है ओटोस्कोपी आगे के टेस्ट के लिए। अब मान लीजिए इसी में हमको दिख जाए कि कान में वैक्स बढ़े हुए हैं, या पिन्ना गायब है, या एट्रेसिया है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कोलैप्स है, तो हमें ये मालूम हो जाता है कि आगे हम कौन सा टेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हियरिंग इवेल्युएशन। बट ये जल्दबाजी बोलिए या रिक्वायरमेंट बोलिए, बहुत सारे जो हमारे प्रोफेशनल्स हमारे बीच में जो है ये इसको छोड़ देते हैं। हाँ, जहाँ टीचिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे एसओपी है कि क्लाइंट आएगा, क्लाइंट आने के बाद केस हिस्ट्री लेंगे, टीएफटी करेंगे, टीएफटी के बाद ऑटोस्कोपी करेंगे, ऑटोस्कोपी के बाद फर्दर टेस्ट करेंगे। तो वहाँ पे एसओपी बना हुआ है, बिफोर हम लोग उसको फॉलो करते हैं। बट बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट पेशेंट आया, पूछते हैं क्या दिक्कत है, अच्छा सुनने की दिक्कत है, कब से दिक्कत है, बस ये भी नहीं पूछते, ये भी एग्जामिन नहीं करते, एक्टिव डिस्चार्ज तो नहीं है, सीधा प्योटोनोडोमेट्री कर लेते हैं, और वहां मालूम होता है कि हमारे बीच वेरिएशन है। तो इसलिए ऑटोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन तीन तरह के ऑटोस्कोपी होते हैं, एक तो हैंडहेल्ड होता है, न्यूमेटिक होता है, और वीडियो होता है। मोस्टली जो एएसएलपी हैं वो हैंडहेल्ड यूज करते हैं, और बहुत कम क्लिनिकल सेटअप जहाँ पे ईएनटी सर्जन के साथ है वहां पे, या जिनके पास प्योर कंप्लीट ऑडियोलॉजी सेटअप है और बैकअप है मेडिकल फील्ड का, वी गो फॉर द न्यूमेटिक एंड वीडियो ऑटोस्कोपी। बट मेजरली अभी असेसमेंट जहां बात करते हैं एडवांसमेंट में, तो ऑफ कोर्स 60 to 70% प्रोफेशनल्स आर कमिटेड टू डू वीडियो ऑटोस्कोपी। ये आपका हैंडहेल्ड ऑटोस्कोपी होता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेड है, पावर हैंडल है, ईयर स्पेकुला है जो कि आपको तीन
वो जो बोलते हैं ना तेल छानने वाला कुप्पे की तरह वो लगा हुआ है, वो है। एंड देन फाइबर ऑप्टिक लाइट होता है जहां से हम देखते हैं, और इसमें सिर्फ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड ईयर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इस पे हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, हैंडहेल्ड ओटोस्कोपी में आप उसको ऑन कर लेते हैं, लाइट होता है, और जो हमारा ये है, इसको हम पीछे के तरफ खींचते हैं, इस तरह से इसको हम खींचते हैं। ठीक है, और इसमें हम सीधा घुसा के देखते हैं, फिर हमें वो दिख जाता है। बच्चों के केस में थोड़ा नीचे के तरफ देखते हैं, फिर ऊपर के तरफ देखते हैं। तो दो मूवमेंट है, एडल्ट को सीधा ऊपर के तरफ, बट बच्चों में क्योंकि उसका थोड़ा डेवलपिंग होता है और ज्यादा कर्व होता है, तो पीछे देन ऊपर, तो हमें ज्यादा अच्छे से दिख जाता है। ठीक है, और हमें ये भी देखना है कि आपका जो हैंड हेल्ड है, ये आप सिर्फ उसको पकड़ेंगे, ना कि आप उसके लगा के आप कान को, या इसको पिन्ना बोलते हैं, इसको पकड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इसमें क्या क्या देख सकते हैं ऑटोस्कोप से, तो जैसा कि हमने बोला, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो एस शेप में होता है, जिसमें आपके हेयर्स जो ये जो देखते हैं कानों के बाल होते हैं वो होते हैं, फिर आप इसी में वैक्स जमा हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं पर्दा, जिसको बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसके पार्ट्स होते हैं पार्स टेंसा एंड पार्स फ्लैसिडा। कोन ऑफ लाइट बोलते हैं, हर एक दोनों कानों का अलग अलग डिग्री होता है, उसमें हम डायरेक्टली देखते हैं कि वेदर कोन ऑफ लाइट सही है कि नहीं है। और अम्बो, अम्बो मतलब बीच का पार्ट होता है जहाँ पे मैलियस जो कान की हड्डी होती है वो जुड़ी होती है, तो वो दिख जाता है। या मेम्ब्रेन आपका अच्छा है तो दिख जाता है, यदि वो मान लो सैलो है या रप्चर है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये हम इसमें इतना देख पाते हैं। अब देखने के बाद ओटोस्कोपी से हमें क्या क्या मालूम हो जाता है, तो एबनॉर्मलिटी जो है, जो प्रॉब्लम्स जो है, वो मान लीजिए मेलफॉर्म्ड ऑरिकल है, मतलब जो डेवलप ही नहीं हुआ है, एट्रेसिया है, बंद हो चुका है, नैरोइंग पतला है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, कोलैप्स हो गया है, ब्लॉकिंग है, खुला हुआ है, या कान में डिस्चार्ज है, कुछ एक्सटर्नल फॉरेन बॉडीज है। अब मान लीजिए बहुत समय क्या होता है हमें मालूम नहीं होता है, इंसेक्ट्स है, फ्लाइंग बर्ड है, ये कान में घुस जाता है, और वैसे ही घुस के उसमें रहता है, हम लोग अवॉइड कर देते हैं। तो ये है, कान में वैक्स है, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एब्नॉर्मलिटी है, सच एज परफोरेशन है, कान बहना, थिकनिक है, उसको हम लोग टिम्पैनोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। फिर उसमें हम देखते हैं कि जब सर्जरी होता है तो ग्रोमेट्स जो बोलते हैं वो गिरा हुआ तो नहीं है कैनाल में, कुछ चोट तो नहीं लगा है, तो ये सारे हमें ऑटोस्कोपी से दिख जाते हैं। तो इसके बाद मान लीजिए हमने ऑटोस्कोपी कर लिया, हियरिंग असेसमेंट कर लिया, अब आती है कि हियरिंग जो असेसमेंट है, मेजर ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट है, ये हम 3 तरह से करते हैं। एक तो होता है स्क्रीनिंग, दूसरा होता है रूटीन चेकअप, रेगुलर चेकअप, फिर होता है डायग्नोस्टिक। अब ये तीनों में फर्क क्या है? जब हम बात करते हैं स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग में आज के डेट में एनबीएस होता है, न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग सिस्टम होता है मेडिकल सेटअप्स में, या गायनेकोलॉजिस्ट जहाँ पे, या नियोनेट स्पेशलिस्ट होते हैं वहां पे ये स्क्रीनिंग किया जाता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, विद इन 24 आवर्स वी नीड टू गो फॉर हियरिंग स्क्रीनिंग एंड विजन स्क्रीनिंग एंड अदर हेल्थ रिलेटेड स्क्रीनिंग। तो वहां पे हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज ऑटो एकॉस्टिक एमिशन होता है। वहां से हमें ये मालूम होता है कि बच्चे को सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है। यदि सुनाई दे रहा है तो पास होता है, यदि सुनाई नहीं दे रहा है तो फेल होता है। तो ये जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग के बाद हम इसको लाते हैं रूटीन चेकअप पे। रूटीन चेकअप मतलब बेसिक स्क्रीनिंग के बाद 15 दिन के बाद हम उस बच्चे को फिर से एक बार यही करेंगे, उसमें फिर से यदि रेफर आता है या फेल हो जाता है, देन वी विल गो फॉर एबीआर हियरिंग टेस्ट। बच्चे को टेस्ट है, यदि एबीआर फिर से फेल है तो अगेन वी विल रिपीट आफ्टर 15 डेज। यदि पास है तो वहां से बच्चा डिस्चार्ज हो जाता है, एंड अगेन फॉर फॉलो अप 3 मंथ हम रूटीन चेकअप कर सकते हैं बच्चे को, कि बच्चे को सुनने की दिक्कत है कि नहीं है।
और जब इसमें से कोई बच्चा जब फेल हो जाता है, मतलब हियरिंग दिक्कत, हियरिंग लॉस डिटेक्ट हो जाती है, रेफर हो जाता है। कभी कभी रेफर ऐसे भी होता है कि कान में फ्लूइड होता है, जमाव होता है, वैक्स होता है, तो भी रेफर हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हम उसको ईएनटी रेफर करके उसको कान साफ करवा के या मेडिकेशन चला के फिर से हम करें तो मालूम हो जाता है पास और फेल। तो दैट फेल फिर से आने के बाद ये हमारा डायग्नोस्टिक प्रोसेस शुरू हो जाता है, जहाँ पे हम सारे जो टेस्ट बैटरी अप्रोच है हमारे, यहाँ पे प्योटोन ऑडोमेट्री, स्पीच ऑडोमेट्री, impedance odometry, reflex threshold test, and then again followed neuro electrophysiological test, that is BERA, SSR, and other related test डिपेंड करता है कि ये बच्चे को या बड़े को क्या इशू है। तो ये जब हम इसमें बढ़ते हैं ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट के तरफ, हियरिंग असेसमेंट के तरफ, तो मोस्टली दो होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो जो हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट होता है वो ट्यूनिंग फोक टेस्ट होता है, पीटीए, प्योटोन ऑडोमेट्री, एज वेल एज स्पीच ऑडोमेट्री। ये इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसमें हमें सब्जेक्ट से रेस्पॉन्स लेना होता है। अनलेस अंटिल दे रेस्पॉन्स वी विल अनेबल टू गेट द रेस्पॉन्स, मतलब जब तक वो रेस्पॉन्स ना कर दें हम मेजर नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में है इम्पीडेंस ऑडोमेट्री, दैट इज टिम्पैनोमेट्री एंड एकॉस्टिक रिफ्लेक्स थ्रेशोल्ड, और एबीआर, एसएसआर एंड ऑटो एकॉस्टिक एमिशन। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, डायरेक्ट हम डिटेक्ट कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट से हियरिंग एबिलिटी कि कितना हमें रेस्पॉन्स मिल रहा है। हियर सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स नहीं चाहिए, दिस ऑटोमेटेड रेस्पॉन्स, दैट्स व्हाट हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव टेस्ट बोलते हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट में सबसे पहला होता है ट्यूनिंग फोक टेस्ट, बहुत बढ़िया टेस्ट है। कभी कभी क्या होता है जब हम बात करते हैं प्योटोन ऑडोमेट्री की, इससे पहले ही हमें मालूम हो जाता है ट्यूनिंग फोक टेस्ट में। इसमें मोस्टली 3 तरह से है, रिने टेस्ट, वेबर टेस्ट, एबीसी टेस्ट, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट। तो मोस्टली क्लिनिकल पॉपुलेशन जहाँ पे मोस्टली रिने और वेबर टेस्ट करते हैं, इससे हमें एग्जैक्टली मालूम होता है कि पेशेंट को मिडिल ईयर में दिक्कत है, एक्सटर्नल ईयर में दिक्कत है कि इनर ईयर में दिक्कत है। आगे चल के देखते हैं कितने तरह के हियरिंग लॉस होते हैं इन टेस्ट को बाद। तो रिने टेस्ट में क्या होता है, जो 500, इसमें 3 फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फोक आते हैं, 256, 12 एंड 1024 हर्ट्ज के ट्यूनिंग फोक होते हैं। इसमें करना क्या होता है, ट्यूनिंग फोक को बेस जो है इसमें 2 होता है, इसको जैसे ही वाइब्रेट करके सबसे पहले कान के तरफ, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, कान के तरफ, फिर सेम वाइब्रेट ट्यूनिंग को कान के जो कि मस्टॉइड एरिया है वहां पे रखते हैं, और पेशेंट को पूछते हैं कि आवाज आपको कहाँ से तेज आ रही है। मतलब कि अब इस पिक्चर में आप देखेंगे कि जैसे ही तो हम कान के आगे फिर कान के पीछे मस्टॉइड पे जब ट्यूनिंग फोक का बेस रखते हैं तो उनको सुनाई पड़ता है, और वो बताएंगे हमें कि कहाँ से आवाज ज्यादा आई, कान के आगे से आई कि कान के पीछे से आई। तो इसमें क्या क्या करते हैं इसमें, तो इसमें 2 तरह का होता है, रिने पॉजिटिव और रिने नेगेटिव। अब रिने पॉजिटिव क्या होता है, मान लो हमने अपने टर्मिनोलॉजी में लिखा है एसी इज बेटर देन बीसी, मतलब इसमें जब देखते हैं इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कान से जब बोलता है दैट इज कॉल्ड एयर कंडक्शन, कान के पीछे से जो आवाज जा रही है दैट इज कॉल्ड बोन कंडक्शन। तो इसमें एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से अच्छा है, तो इसका मतलब है कि या तो पेशेंट बिल्कुल सही सुन रहा है या तो पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। रिने नेगेटिव मतलब एसी इज देन बीसी, मतलब उसको मेस्टॉइड बोन से ज्यादा अच्छा सुनाई दे रहा है कंपेयर टू कान से, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के पिन्ना के थ्रू, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। मोस्टली ये दोनों मेजर रूप में हम देखते हैं। फिर आगे है फॉल्स रिने, जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिलैटरल हियरिंग लॉस में मिल जाता है और क्रॉस ओवर में मिल जाता है, तो ये सारे आपको फॉल्स रिने में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका वेबर टेस्ट। इसमें आप देखेंगे कि सेम ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करके फोरहेड पे, यानी कि यहाँ पे या ऊपर है यहाँ पे हम रखते हैं। इस पे रखने के बाद में क्या होता है, आपको जैसे ही वो वाइब्रेट करके रखेंगे तो आपको या तो सुनाई देगा या
आपके अच्छे कान में सुनाई देगा या खराब कान में सुनाई देगा, क्योंकि हम सब लोगों का एक तो अच्छा होता है दूसरे कान से। तो अब देखेंगे कि कहाँ पे क्या होता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है लेटरलाइजेशन, ठीक है, कि किस कान में कौन सा कान दोनों में से अच्छा है हमारा बीसी, ठीक है। तो नॉर्मल जब होता है तो नॉर्मल में मोस्टली हम बोलते हैं कि इक्वल, या तो सेंटर में हमारा दोनों कानों में सेम और पेशेंट बोल रहा है कि हमें बीच में सुनाई दे रहा है, तो उसको हम लोग इंटरप्ट करते हैं, नॉर्मल हियरिंग लॉस है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होता है, वो लेटरलाइज करता है, पेशेंट बताता है कि पूरा ईयर में उसको दिक्कत है, मतलब जहां पेशेंट को ज्यादा दिक्कत है उस तरफ लेटरलाइज करते हैं। और जब पेशेंट बोलता है कि हमारा बेटर ईयर है, जहां दोष कम है, जहां सुनने की शक्ति थोड़ा अच्छा है, उस तरफ यदि लेटरलाइज कर दिया तो हम बोलते हैं पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। ठीक है, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्कोबैक टेस्ट। इसमें क्या है कि जो हम पेशेंट को बताते हैं, जब हम वाइब्रेट करवाते हैं तो एग्जामिनर के साथ पेशेंट का कंपेयर कराते हैं बीसी। अब इसमें इंटरप्रिटेशन क्या है, मान लीजिए मैंने अपने आप को सुना और पेशेंट को सुनाया, तो जितना मैं सुन रहा हूँ उतना ही देर वो सुन रहा है, दैट मीन्स वो नॉर्मल है। यदि हमसे ज्यादा देर तक वो सुन रहा है, इट मीन्स दैट इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और एग्जामिनर से कम देर तक वो सुन रहा है, दैट मीन्स वो एसन हियरिंग लॉस है। तो ये बहुत कम करते हैं, ज्यादा अभी हम लोग रिन्ने और वेबर करते हैं, वो भी एग्जैक्ट जानने के रिलेट करने के लिए कि पेशेंट को रियली में कंडक्टिव है कि एसन है। कभी कभी जैसा कि हमने बोला, प्योर टोन ऑडियोमेट्री सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स टेस्ट है, क्योंकि इसमें हम पेशेंट के हिसाब से चलते हैं। पेशेंट जब तक रेस्पॉन्स करता है जब तक ही हम उसको मानते हैं। तो इसीलिए ये टेस्ट जब हम ट्यूनिंग फोक कर लेते हैं तो एक आइडिया मिल जाता है, कोरिलेशन हो जाता है, और केस हिस्ट्री हम पहले लिए होते हैं तो हमें डायग्नोस करने में इजी होती है। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू प्योर टोन ऑडियोमेट्री। प्योर टोन ऑडियोमेट्री क्या है, ये बिहेवियर ऑडिटरी मेजर रेस्पॉन्सेज मेजर करते हैं इसमें से, और इसमें मोस्टली हम लोग 250 हर्ट्ज से 8000 हर्ट्ज तक का थ्रेशोल्ड मेजर करते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो मोस्टली 300 टू 3000 हर्ट्ज तक, 4000 हर्ट्ज तक स्पीच फ्रीक्वेंसी है। सुनने की क्षमता हमारा अप टू 20,000 हर्ट्ज तक है, बट ऑडियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल है वो मैक्सिमम वी कैन गो अप टू 12,000। फिर उसके बाद का जो टेस्ट हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी ऑडियोमेट्री। बट जो जनरल हमारे क्लिनिक्स में, हमारे हॉस्पिटल सेटअप में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें हमारा मोस्टली टुवर्ड्स 125 हर्ट्ज टू 8000 हर्ट्ज या 10,000 हर्ट्ज तक ही हम मेजर कर पाते हैं। इसमें अगेन एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन करते हैं, आप इसमें देख रहे होंगे। ये यहाँ पे जो है ट्यूनिंग फोक का लगा हुआ और एरो है। जो एयर कंडक्शन है मतलब कान के बाहरी कान, पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होते हुए मिडिल ईयर, बोन्स एंड देन ओवल विंडो, राउंड विंडो, देन इट गोज टू कॉक्लिया। तो ये हम इसको बोलते हैं एयर कंडक्शन। जो माध्यम है वो बोलते हैं एयर कंडक्शन। जब हम यहाँ देख रहे हैं बोन कंडक्शन, तो डायरेक्टली मेस्टोइड पे रखते हैं और मेस्टोइड से ये डायरेक्टली हमारे इनर ईयर को एक्टिवेट करता है, साउंड स्टिमुलाई ट्रांसफर होता है, तो हम इसको बोलते हैं बोन कंडक्शन। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन। ये आपका डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है एज पर क्लार्क जेजी 1981। इसमें हमारा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जो कि मोस्टली एज ए जब हम डायग्नोस करते हैं तो इस लेवल पे लेके चलते हैं। नॉर्मल हियरिंग लॉस दैट इज -10 to 15 dBHL, स्लाइट और मिनिमल हियरिंग लॉस 16 to 25 dBHL, माइल्ड हियरिंग लॉस 26 to 40 dBHL, moderate hearing loss 41 to 55, moderately severe 56 to 70 dB, severe hearing loss 71 to 90, profound that is 91 dBHL. That is all here our classification. Again जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है हम लोग मोस्टली अप टू 25 dB तक बोलते हैं नॉर्मल हियरिंग लॉस, मोस्टली टुवर्ड्स 25 dB, and then we go from the 26 dB. Again depends
पर्सन टू पर्सन, प्रोफेशन टू प्रोफेशन। यदि मैं डायग्नोस कर रहा हूँ तो आई विल गो विद दिस, क्योंकि इन्होंने जो हमारे टेक्स्ट बुक हैं, जो हमारे ऑथर्स हैं, जो मेन स्ट्रीमिंग जो हमें एजुकेट किया गया, दिस इज द मेजर क्लासिफिकेशन सिस्टम वेयर वी हैव एग्जैक्ट, कि हम इसको फॉलो करें। ये ऑडियोग्राम है, प्योर टोन ऑडियोग्राम, जहां पे अभी जब आपको मैं बता रहा था, ये नॉर्मल, मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर। तो ऑडियोग्राम में हम इसी को देखते हैं, जो -15 तक है, नॉर्मल लिमिट्स में है। 26 to 40 ये आप जो रेंज देख रहे हैं ये माइल्ड है। 41 to 55 आपका मॉडरेट है। इस तरह से जितना नीचे चला जाएगा ऑडियोग्राम में, ये आपका 70 to 90, 71 to 90 सीवियर है। यहाँ पे 91 एंड अबव प्रोफाउंड, और इसको हम 100% डेफ बोलते हैं। तो ये आपका ऑडियोग्राम है। देन ये जो ऑडियोग्राम आपको हमने बताया, ये ऑडियोग्राम हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है 3 चीजों के बारे में। डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस, जो अभी आपको हमने बताया, -10 तो लेके 120 dB तक, कि मॉडरेट है कि मॉडरेटली सीवियर है कि प्रोफाउंड है, इसके बारे में बताता है। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है, स्लोपिंग है कि क्या, यूनिलैटरल है, बाइलैटरल है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, इसके बारे में। एंड टाइप्स, कंडक्टिव है कि मिक्स्ड हियरिंग लॉस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मिक्स्ड हियरिंग लॉस एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की। अब इसमें आपको, जैसा कि हमने बताया कि एयर कंडक्शन जो हम बात करते हैं, वो डायरेक्टली जो हमारा साउंड सोर्स है, स्टिमुलस है, वो आउटर ईयर से होते हुए मिडिल ईयर, आउटर ईयर से होते हुए मिडिल ईयर, मिडिल ईयर से इनर ईयर, इनर ईयर से ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन तक जाते हैं। इसको हम लोग एयर कंडक्शन बोलते हैं। जो कंडक्शन जो हम बीसी बोलते हैं, वो डायरेक्टली आपको ये इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा अभी, ये ब्लॉक किया हुआ है, दैट वी नीड इम्पेयर्ड यहाँ पे। तो कंडक्शन, जब बोन कंडक्शन की बात करते हैं, तो बोन कंडक्शन डायरेक्टली हमारा आपका इनर ईयर और नर्व को स्टिमुलेट करता है। तो अब हम बात करेंगे कंडक्टिव हियरिंग लॉस की। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में हमें प्रॉब्लम यहाँ पे है आउटर ईयर या तो मिडिल ईयर में, सो दैट इज कॉल्ड कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये आउटर ईयर यहाँ पे देख रहे हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, तो इन दोनों में से कहीं भी एक जगह जब दिक्कत है, तब आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में आपका ईयर बिल्कुल सही है, प्रॉब्लम आपका हो सकता है इनर ईयर या सेमी सर्कुलर कैनाल एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। ये जो आपके कंपोनेंट है, या आपको या तो या आपको ब्रेन स्टिम लेवल तक जो दिक्कत है, तो हम उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। मिक्स्ड हियरिंग लॉस में तब हम बोलते हैं जब या तो हमारा आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व दोनों में से कहीं भी एक, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर दोनों में प्रॉब्लम हो, तब हम उसको बोलते हैं मिक्स्ड हियरिंग लॉस। तो ये आपने कंडक्टिव, मिक्स्ड एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्या है एग्जैक्टली, सो एज पर दिस पिक्चर आप उसको समझ सकते हैं। ये आपका सिंबल्स होते हैं, मास्क, अनमार्क्ड, एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन, लेफ्ट ईयर एंड राइट ईयर। लेफ्ट ईयर के जो सिंबल्स हैं, ये आपका क्रॉस है और यहाँ पे सर्कल है, ये मोस्टली एयर कंडक्शन है, ये बीसी है। दीज आर द सिंबल्स। ये आपके नॉर्मल ऑडियोग्राम है, जो हमने जब हम टेस्ट करते हैं, तो लेस देन ऐसा दिखता है कि मान लो 15 से ऊपर है, एसी बीसी दोनों उसी रेंज में है, तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मल हियरिंग लॉस। ये आपका जो हम रेंज ऑफ हियरिंग लॉस के हिसाब से बता रहे थे, अगेन पहले ही बता चुके, ये हाईलाइटेड है कि नॉर्मल अप टू, जो आपको बोला था, जो नए लोग जो बोलते हैं अप टू 25 तक, वो उस ऑडियोग्राम के उस फंक्शनिंग के ऊपर है। तो इसमें आप देखेंगे कि वहां तक अप टू 25 dB तक नॉर्मल है, फिर उसके बाद माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर एंड सेम। ये आपका कंडक्टिव हियरिंग लॉस का ऑडियोग्राम है, जहां की आप देखेंगे एयर कंडक्शन इज अफेक्टेड एंड बोन कंडक्शन इज नॉर्मल। और ये जो गैप होता है हमारा बोन कंडक्शन टू एयर कंडक्शन, ये गैप होना चाहिए इक्वल टू और मोर देन 10 dB, तभी हम उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस
बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं एबीजी, एयर बोन गैप। ये बहुत जरूरी होता है ऑडियोग्राम में जब हम बात करते हैं। बट आज का जनरेशन हमने ये भी ऑब्जर्व किया है बहुत जगह पे कि वो जो हमारा बोन कंडक्शन है वैसे ही प्लॉट कर देते हैं हाथ से कि क्या है नहीं है, बट दैट इज बैड हैबिट, वो गलत प्रैक्टिस है। हमें प्योटोन ऑडियोमीटर के थ्रू ही दोनों प्लॉट करना है, जिस पे रिस्पॉन्स आ रहा है उसी पे करेंगे। दिस इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसमें एयरबोन गैप जो हमारा होता है, गैप बिटवीन एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन शुड बी देन और इक्वल टू 10 dB, तभी हम उसको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलेंगे। ये आपका ऑडियोग्राम मिक्स्ड हियरिंग लॉस का है। इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल रेंज से बाहर है। ये आपका एयर कंडक्शन जो राउंड है और जो हाफ ब्रैकेट है, ये दोनों अफेक्टेड है। और इसमें क्या हम बोल सकते हैं, एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन बोथ आर अफेक्टेड। These are the bone conduction, these are the air conduction, both are affected। और ये गैप है दोनों के बीच में, दोनों का गैप जो होना चाहिए 10 dB और मोर देन 10 dB होना चाहिए, इक्वल टू और मोर देन 10 dB होना चाहिए, तो हम इसको मिक्स्ड हियरिंग लॉस, मतलब दोनों कंडक्शन इसका प्रॉब्लम है, थ्रू बीसीबी और थ्रू एसीबी। तभी हम इसको, जैसा कि बोला, मिक्स्ड हियरिंग लॉस में आउटर ईयर, मिडिल ईयर या इनर ईयर या नर्व में प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो हम इसको बोलते हैं मिक्स्ड हियरिंग लॉस। फिर नेक्स्ट आता है प्योटोन ऑडियोमेट्री के बाद स्पीच ऑडियोमेट्री। स्पीच ऑडियोमेट्री में हम 3 टेस्ट करते हैं, एसडीटी, एसआरटी एंड एसडीएस। तो इसमें जो हम करते हैं ये क्या है कि पेशेंट का स्पीच सिग्नल चेक करते हैं कि कितना अच्छा है इसका, और ये हम शुरू करते हैं आपका प्योटोन एवरेज से लेकर के कि कितना उस पे रिस्पॉन्स कर रहा है। And then again SRT is nothing but spondy, there is a 2-word reference, and यहाँ से हम इसको जो इनका रेस्पॉन्स होना चाहिए, मान लो हमने बोला माँ बाप, धूप छांव एग्जाम्पल, तो जो रेस्पॉन्स होना चाहिए वो एटलीस्ट 3 में से 2 वो पेशेंट रिपीट कर देने चाहिए। सो दिस इज व्हाट, वेर एवर जहां पे भी वो 3 में से 2 रिपीट कर दिए और स्टैटिक रेस्पॉन्स दे दिए, दैट इज वो हमारा थ्रेशोल्ड है। ठीक है, तो ये जो हमारा एसटीटी से बेटर होना चाहिए थोड़ा, और ये अप टू 20 to 30 dB बेटर देन प्रोटोन ऑडियोमेट्री पे यूज करते हैं। ये आपका एसडीएस है, जिसको कि हम एसआरटी से 50 dB ज्यादा पे रेस्पॉन्स पे इसको कर सकते हैं, और इस पे हम परसेंटेज में देखते हैं कि कितना परसेंटेज थ्रेशोल्ड है। तो जो नॉर्मल होते हैं वो अप टू 100% होते हैं, कंडक्टिव जो होते हैं वो 90 to 100, और एसन हियरिंग लॉस है, मतलब इनका जो डिस्क्रिमिनेशन और समझने की शक्ति क्योंकि नर्व में है, तो ये जो रेस्पॉन्स है एसडीएस है वो बहुत कम हो जाता है। और जैसे ही हम रेट्रोकॉक्लियर की बात करते हैं ओनली, तो उससे भी कम हो जाता है। ओके, 30 जो हमने बात करा अभी, ये था आपका सब्जेक्टिव टेस्ट। अब हम बात करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री की, जिसके अंदर के 3 टेस्ट होता है मोस्टली। 2 टेस्ट होता है कॉमनली, टिम्पैनोमेट्री एंड एकॉस्टिक रिफ्लेक्स। देन फिर आगे जरूरत के हिसाब से हम इस पे स्पेशल टेस्ट भी करते हैं। टिम्पैनोमेट्री में हमें ये पता लगता है कि किस तरह से कौन सा टाइप का टिम्पैनोग्राम आ रहा है। तो मोस्टली 6 तरह का टिम्पैनोग्राम होता है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, एस, एडी, डी। तो जो बोला गया है ए टाइप जो नॉर्मल टिम्पैनोग्राम है, टाइप बी जो होता है उसमें हम 100% आंख बंद करके बोलते हैं कि इसमें मिडिल ईयर में प्रॉब्लम है, डायरेक्ट ईएनटी रेफरल को जाना है। टाइप सी में हम बोलते हैं प्रेशर चेंजेज है, स्ट्रेच एंड ट्यूब डिस्फंक्शन है, तो आपको इक्वलाइज करना है। टाइप एस एग्जाम्पल ऑटोस्क्लेरोसिस, जहाँ पे हड्डी की दिक्कत है, टिम्पैनोस्क्लेरोसिस उसमें देखा जाता है। एडी टाइप जहाँ पे अगेन ऑस्कुलर डिसकंटिन्यूएशन होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रॉब्लम होता है, एडी टाइप। अगेन डी टाइप जहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन स्केयर्ड होता है। तो दीज आर द टाइप ऑफ टिम्पैनोग्राम जो कि हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, दिस इज द ए टाइप टिम्पैनोग्राम, जो आप देख सकते हो, ये जो कर्व है एकदम आपको 0 में मिलता है, -100 टू +100 dB प्रेशर पे ही ये पिक बनता है। सो दिस इज व्हाट इट इज, ए टाइप नॉर्मल हियरिंग। ये आपका
सी टाइप है टुवर्ड्स नेगेटिव, अप टू -100 to 300 तक में प्रेशर बनता है, कान का प्रेशर बनता है, तो दिस इज व्हाट योर सी टाइप। दिस इज बी टाइप, फ्लैट काइंड ऑफ थिंग, और इसमें प्रेशर टुवर्ड्स द 300 के ऊपर ही जाके कुछ बिल्डअप होता है, नहीं तो बनता ही नहीं है। तो मिडिल ईयर जितने भी पैथोलॉजी हैं जो मेजर, इसमें हमें यही टाइप भी मिलता है। दिस इज एएस टाइप, जो नॉर्मल ग्रेडियंट है उससे जो ये हाइट एग्जांपल में ले चाहूँ तो ये जो हाइट है ये कम पे मिलता है, और अगेन प्रेशर इट इज 100 to -100 में, बट ये जो पिक है वो नीचे लेवल पे मिलता है, बट जो नॉर्मल है वो पिक हाइट जो एबव होता है। ये कंपेयर है। एकॉस्टिक रिफ्लेक्सेस, एकॉस्टिक रिफ्लेक्सेस हमारा एक मसल होता है स्टेपिडियस मसल, जो मिडिल ईयर में होता है। वो जब उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी वो रिफ्लेक्स बनते हैं, जहां से एकॉस्टिक रिफ्लेक्स आता है। और जब तक ज्यादा लाउड नॉइज नहीं हो, लाउड रिस्पॉन्स नहीं हो, तो एकॉस्टिक रिफ्लेक्स जनरेशन नहीं होता है। तो मान लीजिए मेरा हियरिंग थ्रेशोल्ड 20 dB है, तो मेरा जो एकॉस्टिक रिफ्लेक्स मेजरमेंट होगा वो हमारा होगा कम से कम 80 dB से। सो दिस इज व्हाट द प्रेजेंटेशन लेवल ऑफ एकॉस्टिक रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसमें मोस्टली हम इसलिए करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, कॉक्लियर पैथोलॉजी एंड रेट्रोकॉक्लियर पैथोलॉजी। मतलब कि कॉक्लिया के अंदर प्रॉब्लम है कि कॉक्लिया के बाद का प्रॉब्लम है। अगेन एकॉस्टिक रिफ्लेक्सेस आर टू टाइप्स, इप्सी एंड कॉन्ट्रा। इसमें और भी बहुत सारे चीजें हैं, डिटेल्स तो नहीं जा सकता, इतना मैं आपको बता सकता हूं कि जो पाथवे होता है वो आपका एक लेवल पे जाके जो एक कान से हम रेस्पॉन्स देते हैं तो दूसरे कान में ऑटोमेटिकली वो रेस्पॉन्स दूसरे कान से मेजर करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें हम कॉन्ट्रा बोलते हैं। तो इप्सी और कॉन्ट्रा दोनों इंपॉर्टेंट होता है, बट मोस्टली कंडक्टिव पैथोलॉजी जहाँ की कंडक्शन में दिक्कत है वहां पे रिफ्लेक्सेस एब्सेंट ही होना है। यदि कोई बोल दे कंडक्टिव पैथोलॉजी में कि रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है, देन देयर इज सम प्रॉब्लम विद द टेस्ट, तो हमें फिर से रीटेस्ट करना पड़ेगा। तो ये क्लियर कट है कि कंडक्टिव पैथोलॉजी में हमें रिफ्लेक्सेस जो है वो एब्सेंट ही मिलना है। Then towards the objective test, another ABR, that is auditory brain stim response audiometry or auditory brain response audiometry, और ABER auditory brain evoked response audiometry। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं इसमें। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, इसमें हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट भी इसको बोलते हैं। इमीडिएटली वी गेट रेस्पॉन्सेस फ्रॉम द नर्व, और इसमें हम 5 तरह के वेव या पिक देखते हैं, और ये पांचों वेव का जो क्या बोलते हैं इसका जो जहां से हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो अलग अलग जगहों से मिलता है। तो देखते हैं वेव 1 एंड 2 जो है, आप इसमें देखेंगे रेड से हाईलाइट है, फर्स्ट एंड सेकंड लिखा है, ये आपको मिलता है कॉक्लियर नर्व से। ये एक जनरल में बता रहा हूँ, जब हम डिटेल इसी के बारे में, जब नर्व के बारे में बात करते हैं तो वी हैव टू गो एग्जैक्टली वेयर डीडीएसएल और वेंट्रल न्यूक्लियस पार्ट से, तो वो डिपेंड करता है। थर्ड एंड फोर्थ जो है वो आपका सुपीरियर ओलेवरी कॉम्प्लेक्स लेवल पे मिलता है। ये आपका जो देख रहे हो ये ऑडिटरी पाथवे है, जो आपका इस तरफ से जाए तो इप्सी, और इधर से यदि हम रेस्पॉन्स दें तो दिस इज कॉन्ट्रालैटरल। तो आप जो देख रहे हैं ये वाइस वर्सा जो है, जो आपका स्टिमुलस यहाँ पे ट्रांस जो इधर से उधर जा रही है, दिस इज व्हाट इट इज कॉन्ट्रालैटरल रेस्पॉन्सेस। तो यही कारण होता है इप्सी एंड कॉन्ट्रा, कि जहां से एक तरफ से आवाज देते हैं तो दूसरे कानों में भी रेस्पॉन्स मिल जाता है। तो बात कर रहा था थर्ड एंड फोर्थ पिक की, जो कि सुपीरियर ओलेवरी कॉम्प्लेक्स पे आती है। फिफ्थ पिक जो है वो लैटरल लेमनिस्कस पे आता है। ये आपका फिजियोलॉजी है और ये एबीआर है। और ऊपर का एरिया जो है ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो बोलते हैं, उसका हम लोग एमएलआर और एलएलआर, जो कि मिडिल लेटेंसी रेस्पॉन्स एंड लॉन्ग लेटेंसी रेस्पॉन्स, वो अलग टेस्ट होता है। अगेन अपडेट पे आए तो देयर इज ईकॉकजी, इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी है, ईवेम है, वेस्टिबुलर न्यूक्लियर नर्व है। देयर इज अ डिफरेंट नाउ 3-4 टेस्ट आर डिफरेंट टेस्ट। अगेन उसमें से हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं उसके आगे, अगेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए।
कि इसी में अपर लेवल पे वेस्टिबुलर में कौन सा टेस्ट है, नर्व में कौन सा टेस्ट है, ऑप्टिक नर्व में दिक्कत है कि ऑडिटरी नर्व में दिक्कत है। तो अगेन देयर आर सर्टेन डिफरेंट टेस्ट। ये आपका नॉर्मल पिक है, नॉर्मल एबीआर जो हम बात करते हैं, फिर इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं। एक मिनट कर्सर आ जा, आ नहीं रहा है कर्सर। ओके, कर्सर आप देखेंगे यहाँ पे फिफ्थ पिक है ये। इसमें हम एक और चीज देखते हैं, आप देखते हैं ना फर्स्ट पिक, थर्ड पिक है, फिफ्थ पिक। तो इसमें हम लेटेंसी देखते हैं कि कितने पे आना चाहिए। तो एक मोटा मोटी मान के चलिए मैं बताऊं तो कि पहला पिक जो है वो 1 से 2 के बीच में आता है, तीसरा जो है 3 से 4 मिली सेकेंड के बीच में आता है, पांचवा जो है वो 5 से 6 के बीच में आता है। तो 5.4, 5.5 इस तरह से हम लेते हैं। अब वही जहाँ पे प्रॉब्लम होता है मान लीजिए, तो जो नॉर्मल है हियरिंग अप टू 30-40 dB पे जो पिक 5.4, 5.5 में मिल जा रहा है, तो दैट इज व्हाट वी से इट इज नॉर्मल एबीआर। बट जैसे ही ये पिक जो है प्रोलॉन्ग्ड होना शुरू हो जाता है, प्रोलॉन्ग्ड होना मतलब ये जो रेस्पॉन्स हमें 5.4, 5.5 पे मिल जाने चाहिए, ये हमें मिल रहा है 6 पे, 5.8 पे, 6 पे, तो दैट इज मींस देयर इज ए प्रॉब्लम। तो वो हमें देखना होता है कि कितने पे रेस्पॉन्स मिल रहा है, एंड देन वी से कि दिस इज वेयर वी गेट द रेस्पॉन्स। देन इसमें अभी एसएसआर है, ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स ऑडोमेट्री। ये सिमिलरली जब हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक प्योर टोन ऑडोमेट्री की, सिमिलरली एएसएसआर में जब हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज एंड 4000 हर्ट्ज पे हमें रेस्पॉन्स मिलने, वो एक ऑडियोग्राम होता है और उस पर रेस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। बट दोनों में फर्क क्या है? अभी भी लोग बोलते हैं कि एसएसआर इज नॉट मच रिलायबल देन एबीआर। ओके, but in practical situation, in day to day theoretical, okay, I might understand or might tell you fine, but in day to day routine जहाँ पे हमें hearing aid fitting करना है infant और neonates में, जहाँ पे मान लो बेरा का थ्रेशोल्ड हमें मिल रहा है, रिपोर्ट में लिख के दे रहे हैं फिफ्थ पिक रेस्पॉन्स नोटेड एट 75 dBHL एंड 95 dBHL, इट मीन्स जब हम बात करते हैं 75 dBHL और 95 dBHL मीन्स बच्चे का रेस्पॉन्स या तो 70 dB पे है या 50 dB पे है, मतलब आपको सीवियर हियरिंग लॉस है। तो जब हम डिजिटल हियरिंग एड की बात करते हैं तो उसको हम कहाँ फिट करें? जस्ट 50-70 पे फिट कर दें अपने से कि भाई 50, 60, 70, 80 ऐसा करके हर एक फ्रिक्वेंसी पे दे दो, कि हमारा एज ए ऑडियोलिस्ट ये बनता है और ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हम उस पेशेंट को, उस बच्चे को एसएसआर के तरफ ले जाएं और एटलीस्ट फ्रिक्वेंसी स्पेसिफिक हम रेस्पॉन्स ले लें कि 500 हर्ट्ज पे 50 dB का रेस्पॉन्स आ रहा है, तो अगेन 20 dB, 25 dB नीचे तो 30 dB का रेस्पॉन्स है। सिमिलरली अप टू 4000 हर्ट्ज तक तो हमें एटलीस्ट पिच फ्रिक्वेंसी पूरा मिल रहा है, तो उसमें हम हियरिंग एड बच्चे को अच्छे से फिट कर सकते हैं। और जैसे ही हमने हियरिंग एड फिट किया तो बच्चे का जो स्पीच एबिलिटी है, अवेयरनेस है, वो अच्छे से उस पर रिस्पॉन्स करने लगेगा। सो मेरा मानना है कि इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, इन डे टू डे रूटीन, वी हैव टू गो फॉर रिसेंट टेक्नोलॉजी। विद दैट हमें लिमिट पे नहीं रह जाना चाहिए कि वीआरए कर लिए, विजुअल रेस्पॉन्स ऑडोमेट्री कर लिए, जहाँ पे हमें ओवरऑल मिल गया बच्चे का सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स। बट ऑफ कोर्स इन दैट वी हैव टू गो विद द एबीआर एज वेल एज एसएसआर, दैट इज रिसेंट अपडेट्स कि हम उसके बाद भी यदि दिक्कतें आती हैं, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग एज ए छोड़ देते हैं, पेरेंट्स के पास भी उतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको ले लें कि आगे टेस्ट के लिए जाएं, क्योंकि वो टेस्ट आगे चल के महंगे भी होने लगते हैं। मान लीजिए बच्चे को सुनता तो है बच्चा, बट हो सकता है उसको प्रोसेसिंग की दिक्कत हो, उसको समझने की दिक्कत हो, तो अगेन वी हैव टू गो फॉर द हायर लेवल टेस्ट। तो ये बहुत जरूरी है हमें समझने के लिए और पेशेंट को और उनके केयर गिवर्स को समझाने के लिए। ओके
So again, it is, I think, last 2-3 slides. फोटो एकॉस्टिक emissions, जैसा कि पहले बोला था, इसमें हम पास और फेल की बात करते हैं, देन वी गो फॉर द another part of the test. Okay, so this is all about the assessment part. Any questions? कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये लगेगा कि हमने आप लोगों से बात कर लिया और आप लोग समझे कि नहीं समझे, आई डोंट नो. Then we will have very quick discussion on intervention, क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है. Any participants have any questions? यदि किन्हीं के पास नहीं है तो मैं क्या समझूं इसको. चलिए, एक मैं भी टाइप कर रहा हूं. आई रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस. स्पीच फ्रीक्वेंसीज आर, कोई भी टाइप करके बोल सकता है. स्पीच फ्रीक्वेंसीज आर, कौन कौन से फ्रीक्वेंसीज को स्पीच फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. पीपीटी बंद कर दिया गया है, अभी नहीं दिखेगा पीपीटी. ये क्वेश्चन आंसर है. आप हमके बता सकते हैं व्हाट आर द स्पीच फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने आपको बताया है. कोई भी टाइप करके लिख सकता है. इन्हीं ने ट्राई किया है 500 के, 501 के, 2 के. ये स्पीच फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली तो नहीं है, बट मैं ये बोलूंगा कि या यू आर ऑलमोस्ट देयर. इट इज 300 हर्ट्ज टू 3000 हर्ट्ज. ओके, ये हम प्योर टोन ऑडियो एवरेज के लिए लेते हैं. 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज एंड 2000 हर्ट्ज. देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एयर कंडक्शन क्या है. एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन. एयर कंडक्शन क्या है. एनीवन. ओके, कोई नहीं. ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या है. ऑब्जेक्टिव हियरिंग टेस्ट क्या है. या कौन सा है. Phenometry, we are very nice. कौन सा है. सॉरी, हमें क्या मालूम. वेरी नाइस. ऑब्जेक्टिव में रेस्पॉन्स नहीं होता. कुछ नहीं देगा. मेरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन कौन सा है. ओए सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है. ओए इज ऑब्जेक्टिव. वेरी नाइस. ओके, तो सब्जेक्टिव टेस्ट में कौन कौन सा आएगा. PTA tuning folk, Sham Gupta, very nice. Speech audiometry, very good. Preeti Verma, PTA. Okay, so okay, अभी इतना. अच्छा, ये बताओ क्लार्क के हिसाब से मिनिमल हियरिंग लॉस कितना होना चाहिए. इस पर क्लार्क जे, व्हाट इज मिनिमल हियरिंग लॉस. 16 to 25. ओके, गुड. चलो, बहुत बढ़िया. अच्छा लगा कि आप लोगों ने एटलीस्ट सीखा, समझा. मैं बहुत जल्द, इसमें पावर पॉइंट टाइम नहीं है मेरे पास है, जस्ट डिस्प्ले कर रहा हूं इंटरवेंशन के लिए.
ये मिस बहुत वर्ड बहुत है। धन्यवाद सर, बहुत बस बहुत धन्यवाद सर। सर, सर ये इंटरवेंशन प्लान फॉर चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, मोस्टली बहुत सारे चीज हैं बोलना, बट आई थिंक समय के अभाव के कारण हम नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट सेशन वी विल टेक ओनली इंटरवेंशन। सो व्हाट हैपन इज, जैसा कि आपको भी बताया गया, असेसमेंट इज इम्पोर्टेंट एंड उसके हिसाब से हम इंटरवेंशन के तरफ बढ़ते हैं। तो इंटरवेंशन में जैसा कि हमने बताया कि जिन बच्चों को ज्यादा दिक्कतें हैं, जिन बच्चों को सुनने की ज्यादा दिक्कतें हैं, उनको लैंग्वेज डेवलपमेंट की इशू होती है, हियरिंग सुनने के बाद समझने की इशू होती है, आर्टिकुलेशन की दिक्कत होती है, वॉइस की दिक्कत होती है, एंड देयर आर मेनी मोर। एंड टॉप ऑफ दैट, तो फर्स्ट थिंग जो इंटरवेंशन में जरूरत है हमें, जो इंटरवेंशन में पहले चीज की जो जरूरत होगी, दैट विल बी एडिंग, मतलब फिटिंग ऑफ एड, हियरिंग एड की जरूरत होगी, हियरिंग एड फिटमेंट की, हियरिंग एड ट्रायल एंड फिटिंग ऑफ द एड। अब उसमें जब हम हियरिंग एड देते हैं तो कौन से मॉडल का दें, कितने पावर का दें हियरिंग एड, उसमें तो डिपेंड करता है अगेन लॉस ऑफ हियरिंग एज पर क्लासिफिकेशन। हमारे पास जो हियरिंग एड होंगे, खास करके जो बच्चों को केस है या बड़े के केस है, आप देखें कि जितना लॉस है, मान लो अप टू 60 dB हो, तो मैं बोलूंगा एज पर रिक्वायरमेंट कि जितना लॉस है स्लोपिंग है, तो उस तरह से डिजिटल हियरिंग एड, प्रोग्रामेबल हियरिंग एड, कम से कम 10 से 12 चैनल का हियरिंग एड उसको जरूर दें, ताकि बच्चे लोग और या बड़े लोग हर एक साउंड को समझ सके और सुन के समझ सके और कम्युनिकेट कर सके। कभी कभी क्या होता है, जब हम बच्चे को हियरिंग एड देते हैं तो बच्चे उस साउंड को सुनते हैं बट उसको समझ में नहीं पाते हैं, तो उसके लिए ऑडिटरी ट्रेनिंग की जरूरत है। या जो बच्चे कॉक्लियर इम्प्लांट लगाते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट लगाने के बाद उसके लिए ऑडिटरी वर्बल थेरेपी की जरूरत होती है। तो ये इसमें क्या अलग अलग स्टेज में हमें बच्चे को सिखाना होता है, एट द एंड कन्वर्सेशन लेवल पे, डिस्क्रिमिनेशन लेवल पे चले जाते हैं। अब ये तो एक पार्ट हो गया ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट इंटरवेंशन। दूसरा पार्ट जो है वो है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में हमेशा ब्लूम एंड लाहे का थ्योरी आप लोग याद रखेंगे कि कंटेंट, फॉर्म एंड यूजेज, ये हम इसको लेके चलते हैं और चाइल्ड डायरेक्टेड अप्रोचेज को ज्यादा लेंगे कंपेयर टू क्लिनिशियन बेस्ड अप्रोच और टीचर बेस्ड अप्रोच। तो प्ले बेस्ड एक्टिविटी पे जाएंगे, लैंग्वेज डेवलप करेंगे, कम्युनिकेशन डेवलप करेंगे और चाइल्ड डायरेक्टेड ही रखेंगे। मतलब जो बच्चे को पसंद है वहां से हम शुरू करेंगे एक्टिविटी में, वही गोल प्लान करेंगे जहां पे हमें श्री राजीव सर जी, सर आपका माइक म्यूट हो गया है सर। I think by mistake or due to technical issue it was a problem. So बीच में मैं बोल रहा था कि जो बच्चे लोग हैं, बच्चों के केस में हम चाइल्ड डायरेक्टेड जाएंगे कि बच्चे के हिसाब से हम उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट के जितने भी गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स, इधर ऑडिटरी ट्रेनिंग में हो या आर्टिकुलेशन डेवलपमेंट हो या कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो, हम चाइल्ड डायरेक्टेड ही लेंगे, ठीक है, न कि क्लाइंट डायरेक्टेड लेंगे। और इतना ध्यान रखेंगे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी, एक बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी डेवलपमेंट लेवल है, जो बच्चे का लेवल है, उस लेवल से ना शुरू कर उसके एक लेवल आगे चलेंगे। अब मान लीजिए मेरे को ए लिखना आता है, बी लिखना नहीं आता है, तो हम ए से शुरू ना करके ए के बाद का जो स्टेप है, बी का जो पहला ट्रेसिंग है, वहां से हम शुरू करेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक द इंटरवेंशन गोल एज पर चाइल्ड डायरेक्टेड, नॉट की क्लिनिशियन डायरेक्टेड। इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। अधिक इन्हीं को कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, मैं 5 मिनट आपको दे सकता हूं क्वेश्चन आंसर के लिए। एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? आप सभी प्रतिभागियों के लिए माइक ऑन की जा रही है। 5 मिनट में आप अपने प्रश्न सर के समक्ष रख सकते हैं।
माइक आप सभी के लिए ऑन है। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं यहाँ पे अपना सेशन समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि हियरिंग के बारे में, हियरिंग इम्पेयरमेंट और इससे असेसमेंट जो है असेसमेंट के बारे में, और किस तरह से हम कौन सा असेसमेंट कब करें, इसके बारे में आपको जानकारी मिली। हो सकता है अगले सत्र में, अगले सेशन में मैं इसके आगे का और डिटेल में लेके आऊंगा। सो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप अपने डे टू डे रूटीन में आज के द्वारा